हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सद्दाम हुसैन। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की पहला चैप्टर का शुरुआत करेंगे आज, जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम नंबर्स की जानकारी और उसके कैरेक्टर के बारे में समझेंगे। तो चलिए बिना लेट करते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले हम आप लोगों को पूरा एक ओवरव्यू देंगे कि संख्या कैसी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संख्या के बारे में हम लोग। ठीक है, देखिए नंबर्स पूरा मैं डीप से बताऊंगा आपको कि नंबर्स कैसे होते हैं और नंबर का कैरेक्टर क्या होता है, व्यवहार कैसे होता है। यदि हम संख्या की बात करें तो जिस तरह से हमारे लाइफ में दो दो तरह का ओवरव्यू हम लोग देखते हैं। एक तो हम लोग दैनिक जीवन में जो देखते हैं कि जो रियल लाइफ होता है, उसी तरह से रियल लाइफ से बना है रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग वास्तविक संख्या भी कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। उसी तरह से दूसरा बनता है इमेजिनरी नंबर, यानी इमेजिनरी संख्या, यानी काल्पनिक संख्या हम कह सकते हैं। काल्पनिक संख्या इसलिए क्योंकि ये जो वास्तविक संख्या होती है इनकी कुछ वैल्यू होती है, इनको हम लोग डे बाई डे लाइफ में हम ना कहीं इसका यूज होता है। लेकिन जो काल्पनिक संख्या होती है जनरली आपको 10th तक नहीं पढ़ना है इसको अब जब लोग 12th में जाएंगे, 11 और 12वीं में जाएंगे, तो वहाँ पर इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आप लोग पढ़ेंगे। एक आप याद रखिए, आयोटा एक नंबर होता है, आई से बोलते हैं आयोटा। जब आप जाएंगे ना तो थोड़ा सा देखेंगे आई मतलब होता है। और ये क्यों होता है जरा इसका समझ लीजिए, ऐसा क्यों इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जब भी किसी नंबर का हम लोग रूट निकालते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ कि √4 का वैल्यू निकालिए, तो आप कहेंगे 2। ऑफकोर्स रूट बाहर आ गया और ये √4 बाहर आ गया, इसका मतलब कुछ वैल्यू इसकी। यदि मैं कहूँ √3 तो √3 भी रियल नंबर है क्योंकि √3 की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी ही, 2.14 समथिंग कुछ ना कुछ होगी। लेकिन यदि मैं कहूँ कि √(-4) निकालिए, √(-4) तो आप नहीं निकाल पाएंगे। ये जो है इसको निकालने के लिए आप रूट अंदर 1 रह जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको √(-1), इसी को बोलते हैं आयोटा यानी काल्पनिक संख्या। इसी को बोलते हैं आयोटा या काल्पनिक संख्या, और इसी को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2i। तो बस आप लोग को यहाँ पे अभी तक यही याद रखना है कि आयोटा मीन्स इमेजिनरी नंबर और आई की जो वैल्यू होती है √(-1) होती है, √(-1). क्लियर हो गया इमेजिनरी नंबर। अब हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। ये बहुत डीप से पढ़ना है आप लोग को क्योंकि आपके पहले चैप्टर में कंसेप्ट ही शांत दशमलव, अशांत दशमलव और कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू अदर फॉर्म में है, रेशनल इरेशनल। तो इसलिए आपको रियल नंबर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। चले आगे बढ़ें, मैं सारा बताऊंगा आपको, इवन ऑड, ठीक है, प्राइम, सब कुछ यहाँ पे बता दूंगा आपको, बस आप थोड़ा सा धैर्य बना के चले। देखिए रियल नंबर, तो रियल नंबर समझ में आ गया, इमेजिनरी नंबर समझ में। अब हम रियल नंबर का थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर रियल नंबर किस तरह की होती है। तो जनरली जो होते हैं रियल नंबर दो तरह के होते हैं ठीक है, रियल नंबर कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं। या तो आपका नेचुरल नंबर हो सकता है या फिर आपका होल नंबर हो सकता है। रियल नंबर, नेचुरल नंबर या होल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है, फिर इसका समझिए। नेचुरल नंबर वो नंबर जो पहले से ही इन्वायरमेंट में थी, अर्थात उनका कुछ इन्वेंशन या डिस्कवरी नहीं हुआ है। होल नंबर का हम लोग जैसे एग्जांपल के तौर पर सुना हो कि 0 का डिस्कवरी हुआ है, इन 0 का यूज भारत ने बताया। तो 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक ये जो डिजिट्स हैं, इसी को हम लोग, क्योंकि डिजिट से ही मिलकर के आगे फर्दर 10 बनेगा, 11 बनेगा। तो 0 से लेकर के जो 9 तक के जो नंबर्स हैं उनको हम लोग होल नंबर कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। और जो 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स हैं उनको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, उनको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर है, 1 से लेकर 9 तक की संख्या को नेचुरल नंबर, और 0 यदि इंक्लूड कर देंगे तो ये संख्या बन जाती है पूर्ण संख्या। यानी अब देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका बनता है, यहाँ से पहला MCQ आपका जनरेट होता है कि पूछ देगा क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, पहला। दूसरा ये पूछ सकता है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आप याद रखिए, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका यह हो, यानी हम लिख सकते हैं ऑल द नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ठीक है, ऑल द नेचुरल नंबर इज
होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। अब एक चीज़ याद रखिए, जब आप जेई वगैरह मेंस वगैरह की तैयारी करते हैं तो नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आता है। नेचुरल नंबर का जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूँ कि लेट द x इक्वल टू 2n वेयर n इक्वल टू नेचुरल नंबर। तो n बोले तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वो आपको बताया जाएगा एग्जाम में कि n मीन्स होता है इसी का रिप्रेजेंटेशन, n मीन्स कैपिटल ये वाला, तो नेचुरल नंबर होता है। अब आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। ठीक है, ये था हमारा कंसेप्ट नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब हम आगे फिर एक्सप्लेन करते हैं। आपने ये रियल लाइन नंबर सुना होगा, ये लाइन सुना होगा, इसको हम लोग लाइन मतलब नंबर लाइन बोलते हैं। इस नंबर लाइन पे हम नेचुरल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और दशमलव को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सभी जितने भी रियल नंबर है सबको, इमेजिनरी को छोड़ करके सारे नंबर को हम लोग रियल इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने सुना होगा बीच में जीरो होता है, इधर लेफ्ट साइड में सारी पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाती है और इधर लेफ्ट साइड में इधर नेगेटिव वैल्यू लिखी जाती है। राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू लिखी जाती है। इधर चलता है 1 2 3 ऐसे करके समथिंग चलता रहता है। इधर 1 -1 -2 -3 ये चलती रहती है और माइनस इन्फाइनाइट तक जाता है और ये प्लस इन्फाइनाइट तक जाता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर को लिखा जा सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं, पहला क्वेश्चन, कि ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर, और जितनी भी इसके बीच में सारे नंबर्स आएंगे, चाहे वो जैसे 1.2 आ गया, 1.5 आ गया, 1.23789 समथिंग कुछ भी कुछ है, सबको हम इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर? ये है रियल नंबर का कंसेप्ट। यानी सारे हम रियल नंबर्स को इस नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, इमेजिनरी को इस पे हम लोग सेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला वाला कंसेप्ट आता है हमारा, याद रखिएगा, एक आता है रेशनल नंबर, जिसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत खिजड़ा है और ये बहुत परेशान करता है। परिमेय संख्या होता है और एक अपरिमेय। पहले परिमेय संख्या के बारे में बढ़ते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है जी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जरा ध्यान दीजिएगा, इससे पहले मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से पहले थोड़ा मैं दशमलव के बारे में आपको बता देता हूं। दशमलव देखिए, जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि 1.2 1.2378 समथिंग कुछ, ये क्या है, दशमलव रिप्रेजेंटेशन है। तो दशमलव का कैटेगराइजेशन भी किया जाता है। दशमलव भी दो तरह के होते हैं। दशमलव भी दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका रिकरिंग डेसिमल, आई मीन टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला यह है टर्मिनेट का मतलब होता है जो खत्म हो जाता है। इसको शांत दशमलव कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव इसलिए क्योंकि ये खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं टर्मिनेट डेसिमल। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1.23789, देखिए खत्म हो गया। उसी तरह से दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि ये खत्म नहीं होता। जैसे 1.23789 सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। उसी तरह से डेसिमल एक और होता है। डेसिमल का एक तो हो गया टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। आप याद रखते हैं शांत और अशांत। शांत मतलब कहीं जा करके वो डेसिमल के 2 अंक बाद, 3 अंक बाद, 4 अंक बाद, 5 अंक बाद, 6 10 20 अंक के बाद वो फिनिश हो जाता है, उसको बोलते हैं टर्मिनेट डेसिमल। जो कभी खत्म नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक उसी तरह से दशमलव का एक और तरह का कैटेगराइजेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग। आप याद कर लीजिए, रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये टर्मिनेट जो हो रहा है, इसको मैं लिखना चाहूँ तो 1.222222, देखिए ये सो ऑन ऐसे ही चलता है, ये खत्म तो नहीं हो रहा है। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग जरूर है लेकिन रिपीटिंग है, क्योंकि इसके दशमलव के बाद जो पहला डिजिट है हमेशा रिपीट कर रहा है। जैसे एक और मैं लिखना चाहूँ 1.232323, देखिए सो ऑन ऐसे चलता है, मतलब 2 3 का रिपीटेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। और नॉन रिपीटिंग को बोलते हैं जिसमें कोई भी एक सीक्वेंस नहीं होते। 1.237895632 ऐसे करके रैंडमली चलता है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारे पास दो कंसेप्ट हो गया। क्लियर? हमारे पास दो कंसेप्ट बना। दशमलव को हम लोग टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग,
रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग कहते हैं। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट याद हो गया आपका रेशनल नंबर का। जो रेशनल नंबर होते हैं उसको यहीं पे याद रखिए, यहीं पे बनेगा आपका इरेशनल किसको कहेंगे और रेशनल किसको कहेंगे। ठीक है, इरेशनल जो नंबर होते हैं नॉन, दोनों में नॉन लिखिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, बस हो गया, याद हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मतलब जो कभी खत्म ना हो और जो कभी रिपीट ना हो उनको इरेशनल नंबर कहा जाता है। फिर से लिखिए, जो कभी खत्म ना हो और जो कभी रिपीट ना हो उन्हीं दशमलव संख्याओं को हम लोग इरेशनल नंबर कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन देखिए, जो कभी खत्म ना हो और कभी रिपीट ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ √2 की वैल्यू निकालिए आप। क्या √2 परिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है, जब इसके बारे में कंसेप्ट आते हैं तो √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 और ये सो ऑन ऐसे ही चलता रहता है, कोई भी रिपीटिंग नहीं होता है और कभी खत्म नहीं होगा। √2 की वैल्यू निकालेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा, वो हम लोग अप्रोक्सीमेट फिगर निकाल लेते हैं इसका। तो ये कभी खत्म नहीं होगा, मतलब ये अनंत तक चलता रहेगा, यानी नॉन रिपीट टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं होना, और नॉन रिपीटिंग इसमें कोई भी सीक्वेंस रिपीट नहीं करता। इसका मतलब √2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा ये क्या पाई अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल। पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 और पाई जो है कि डेसिमल से लगभग अभी तक 10 लाख डिजिट्स तक इसके नंबर्स खोजे गए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई रिपीटेशन नहीं शुरू हुआ है। जिस दिन रिपीटेशन शुरू हो जाएगा हम इस पाई को रेशनल नंबर में कंसीडर कर लेंगे। रिपीटिंग अभी नहीं आया है, इसका मतलब कि पाई नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है, और पाई नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसलिए पाई भी क्या है जी हमारा, पाई भी हमारा क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो मतलब इरेशनल समझ में आया, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे वही इसी को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं कि 1/2 क्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। मैं कहूं कि 1/2 इज इट रेशनल नंबर आर इरेशनल नंबर, तो 1/2 की जो फिगर ऑफ वैल्यू होती है 0.5 होती है, जो एक तरफ जाकर के फिनिश हो गई। देखिए 0.5 डेसिमल, यानी यह एक रेशनल नंबर है, यानी 1/2 एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर का कंसेप्ट बता रहा हूं, जो इरेशनल नहीं होगा वो रेशनल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रेशनल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं P/Q फॉर्म में। रेशनल नंबर को किस लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, Q 0 के बराबर नहीं हो, बस इतना रखिए। P/Q Q नॉट इक्वल्स टू 0 रेशनल नंबर, सारे संख्याओं को हम लोग रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, बस Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या 0 रेशनल नंबर है, थोड़ा मैं पेज बदल लूं, देखिए परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0/1, P/Q में रूप में आया, Q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 भी परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, 3 भी है, 1.2 है, 9.2378956321587, ये देखिए खत्म हो गया। यानी डेसिमल के यहां तक जाकर के डेसिमल फिनिश हो गया, यानी टर्मिनेट हो गया, भले रिपीट नहीं हो लेकिन टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया तो ये भी परिमेय संख्या है। टर्मिनेट नहीं होना, यदि ये नॉन टर्मिनेटिंग होता तो फिर अपरिमेय संख्या इसको हम लोग कहते। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या कंसेप्ट है। परिमेय संख्या बस कंसेप्ट इतना है कि P/Q के रूप में होना चाहिए और जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बहुत बच्चों का डाउट रहता है सर पाई और 22/7 यानी 22/7 में कौन परिमेय और कौन अपरिमेय। देखिए ये 22/7 पाई की जरूर वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख लिए। इसका मतलब पाई भी हमारा जो 22/7 है वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। क्या है, यह अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया जी, समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और जो आपके चैप्टर में दिया है शांत दशमलव का, थोड़ा सा और भी ओवरव्यू दिया है, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, एक कंसेप्ट बहुत ही शानदार बताऊंगा। थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ धैर्य बना के रखिए। ये था परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कंसेप्ट। अब बहुत आसान, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ √8 निकालिए। √8 क्या परिमेय है अपरिमेय है, तो √8 की वैल्यू होती है 2 × 2 रूट से बाहर निकालेंगे तो ये तो एक, इसका 2 पैर तो एक बाहर निकल जाएगा, √2 अंडर रह जाएगा, ये बाहर नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब ये √8 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है जी, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। मैं कहूँ √9 निकालिए। √9 का मतलब होता है 3 × 3, तो 3 बाहर आ गया, मतलब 3 क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर जी, कोई डाउट अभी तक मेरे हिसाब से नहीं आया होगा। चलिए
चलिए क्लियर, यानी √9 एक परिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा मेरे साथ समय बताइएगा, मैं सम, विषम, अभाज्य संख्या, सह-अभाज्य संख्या के थोड़ा सा कंसेप्ट बता करके आपके चैप्टर पे चलूंगा, जहां पे शांत और अशांत दशमलव के बारे में आप लोग को स्टडी कराऊंगा। मैं एक और नंबर्स का डिफाइन करता हूं, मतलब ये जो परिमेय संख्या होती है, ये परिमेय संख्या जो है इनको और तरीके से बांटा जा सकता है, या तो ये जो परिमेय संख्या है, ये जो परिमेय संख्या है, इनको दो पार्ट में और बांटा जा सकता है। या तो ये संख्याएं दशमलव में होंगी, या फिर ये संख्याएं इंटीजर में होंगी। ये तो संख्याएं दशमलव में होंगी, या तो ये संख्याएं इंटीजर में होंगी। ठीक है, इंटीजर का मतलब जैसे 3 इंटीजर है और डेसिमल संख्या ही है, तो दशमलव में होंगी। दशमलव होंगी तो दशमलव दो तरह का बता चुका हूं, इसके बारे में मैं आपको पीछे बता चुका हूं। दशमलव फिर दो तरह का होगा, या तो टर्मिनेट होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या तो रिपीटिंग होगा, या तो नॉन रिपीटिंग होगा। लेकिन इंटीजर के बारे में आपको नहीं बताया हूं, तो इंटीजर को फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या इंटीजर फिर कई तरह के होते? बिल्कुल होते। जरा आगे आइए, इंटीजर को और पार्टों में हम लोग बांटेंगे। ठीक है, तो हम पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में। ठीक है, जरा ध्यान से रखिएगा। इंटीजर क्या होते हैं जी, और इंटीजर का कंसेप्ट क्या होता है। इंटीजर को फिर हम क्लासिफिकेशन करें तो इंटीजर कई पार्ट में बांटा गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, या तो संख्याएं इंटीजर सम हो सकती है, या तो विषम हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है सम या विषम। ठीक है, इतना ही हो सकता है, सम हो सकता है या तो विषम हो सकता है। सम के बारे में समझेंगे और विषम के बारे में। जो नेचुरल होल नंबर है वही का कंसेप्ट है। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित, बस और कुछ कंसेप्ट नहीं है। सम संख्या का यही कंसेप्ट है कि वो सारे नंबर्स जो 2 से पूरी तरह से कट जाते हैं, अर्थात 2 से भाग देने पे 0 शेषफल आता है। जैसे मैं कहूं 16 क्या सम है, तो आप 2 से भाग दीजिएगा, 2 × 16, देखिए 0 रिमाइंडर आया। इसी को बोलते हैं सम संख्या। मतलब जो संख्या 2 से कट जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं, और विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उनको विषम संख्या कहते हैं। यहां पे आप लोग को एक कंसेप्ट मैं बताऊंगा, जो कि आगे आप जब नंबर सीरीज पढ़ेंगे तो वहां पे यूज होगा। जैसे सभी सम संख्याओं को, जैसे एग्जांपल के तौर में सम संख्या लिखूं तो जीरो के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्या जीरो सम संख्या है कि विषम संख्या है, इसके बारे में हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे। फिलहाल बस आप याद रखिए कि जीरो एक सम संख्या है। 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही सोआन चलता जाएगा। अब हम देखेंगे इसका एक पैटर्न जरा देखेंगे, तो सबके बीच में 2-2 का गैप है। सबके बीच में 2-2 का गैप है। इसका मतलब कि यदि कोई नंबर हमको दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसका अगला वाला सम संख्या, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहूं कि x एक इवन नंबर है, x क्या है? एक सम संख्या है। इसका अगला और पिछला वाला सम संख्या पता करिए, तो अगला वाला ठीक इसके बाद वाला जो सम संख्या होगा x+2 होगा। बोलिए कोई डाउट जी? क्योंकि 2-2 गैप पे आएगा। इसका ठीक अगला वाला सम संख्या x+2 जोड़ देंगे तो x+4 हो जाएगा। इसका अगला वाला सम संख्या x+6 हो जाएगा। कोई डाउट? मतलब यदि हमको ये पता है तो इसके अगला पिछला सब हम पता कर सकते हैं। बस ये मेन कंसेप्ट ये है कि सम संख्याओं, क्रमागत सम संख्याओं के बीच में 2-2 का गैप होता है। यदि हम इसके पिछला वाला सम संख्या पता करूं तो 2 घटा देंगे, इसका पिछला वाला पता करूं तो इसमें 2 घटा देंगे तो x-4। यानी ये सारी संख्याएं एक सीक्वेंस में सम संख्या, मेरा बताने का पर्पज यही है कि सभी सम संख्याएं के बीच में, जो क्रमागत सम संख्या होती है उनके बीच में 2-2 का गैप होता है। तो यदि आपको किसी भी सीक्वेंस में, ये जब नंबर सीरीज आप पढ़ेंगे समानांतर, तो उसमें इसका यूज होगा। ठीक है, तो ये सम संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और सम संख्याएं को हम लोग लिख सकते हैं 2n। इसका एक कंसेप्ट है कि सभी सम संख्याओं को 2n फॉर्म में लिखा जा सकता है। सभी सम संख्याओं को 2n फॉर्म में लिखा जा सकता है। 2n फॉर्म का मतलब n की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, 0 रखिए, 2 × 0 0 होगा, 2 × 1 2 होगा। देखिए n के प्लेस पे दे दीजिए, n क्या है? आपका होल नंबर है या नेचुरल नंबर, कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 × 1 2 आ गया, 2 2 4 2 3 6 2 4 8, इस तरह से करते करते आप 2n फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम संख्याओं को। जब सम संख्या क्लियर हो गया तो विषम संख्या भी अपने आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब मैं आपको एक चीज बहुत बढ़िया बता रहा हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यदि आप मैं लिख दूं जैसे 10 तक नंबर्स, अब इसमें देखने इसमें कुछ सम संख्या है, कुछ विषम संख्या है। ठीक है
कुछ सम भी है और कुछ विषम भी है। जिस तरह से सम संख्या को 2n फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या विषम संख्याओं को भी लिख सकते हैं? तो आप देख रहे हैं जहां पे सम है ठीक उसके पहले एक ऑड है और उसके बाद ऑड है, मतलब एक जो उसमें से एक घटा दिया जाए तो ऑड पता चल जाएगा, एक बढ़ा दिया जाए तो ऑड पता चल जाएगा। क्लियर है जी? जैसे कि एक ऑड है, 3 ऑड है, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे सोन चलता था। इनमें भी दो दो का गैप है। कितना बेहतरीन मैथमेटिक्स है। देखिए इनके बीच में भी दो दो का गैप है, इनके बीच में भी दो दो का गैप है। इसका मतलब चाहे सम हो चाहे विषम हो, यदि हमको किसी एक के बारे में पता चले तो उसका आगे पीछे सभी सम संख्या या विषम संख्याओं को पता कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमसे कह दिया जाए कि x एक ऑड नंबर है, x क्या है जी? ऑड नंबर है, तो इसका अगला वाला ऑड नंबर क्या होगा? तो x+2 एक ऑड नंबर होगा। इसका अगला वाला ऑड नंबर x+4 एक ऑड, दो जोड़ेंगे तो 2+2 x+4 हो जाएगा। इसके ठीक पहले वाला ऑड नंबर बताइए तो दो घटा देंगे x-2 एक ऑड होगा। इसके पिछला वाला ऑड नंबर बताइए तो x-4 एक। क्लियर हो गया? यही मेन तरीका यही बताना चाहता था मैं कि आप किसी भी तरीके से सम संख्याओं को बस ये समझिए कि उनके बीच में दो दो का गैप होता है, अंतर होता है, डिफरेंस होता है। क्लियर है? अब जब सम संख्याओं को 2n फॉर्म में लिख लिए गए हैं, यदि मान लीजिए कोई एक सम संख्या जो 2n फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे x लिखे तो उसी तरह से मान लीजिए 2n है सम संख्या, जैसे इसमें एक जोड़ देते हैं आप तो वो बन जाती है ऑड फॉर्म। मतलब सभी विषम संख्याओं को आप 2n फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये मेन कंसेप्ट। सभी सम संख्याओं को 2n फॉर्म में लिख सकते हैं और सभी विषम संख्याओं को 2n+1 फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखिए n के प्लेस पे यदि आप 0 रखते हैं तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई कर 0+1 1 आ गया। ठीक है, 0+1 1 आ गया। 2 में n के प्लेस पे 1 है तो 2 1 2 2 3 आ गया, 2 2 4 5 आ गया। तो इस तरह से करके सभी सम या विषम संख्याओं को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ये था इंटीजर का कंसेप्ट सम और विषम के रूप में। ठीक है, क्लियर? मैं आपको सम बता दिया, विषम बता दिया, जो दो से कटे। और अब आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट पता हूं कि आप किसी भी नंबर को देख करके कैसे पता करेंगे कि वो संख्या सम संख्या है कि विषम संख्या है। ये थोड़ा सा ट्रिक है, आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं। देखिए यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक किसी भी संख्या का, जैसे मैं नंबर लिखता हूं 1 1 7 8 9, एक संख्या, मैं पूछूं कि ये संख्या सम है या विषम है, तो केवल आप इकाई अंक के पास जाइए। यदि इकाई अंक 2 से कटता है तो संख्या सम, और यदि नहीं कटता है तो संख्या आपकी हो जाएगी विषम। इकाई अंक यानी ये 5 2 से नहीं कटता, इसका मतलब ये क्या है? विषम है। आप केवल नंबर देख, यदि चलिए 5 को मैं हटा देता हूं, मैं क्यों पूछूं कि इतना नंबर, केवल 6 तक, मैं कहूं कि 6 तक बताइए ये संख्या सम है कि विषम है? आप कहेंगे सर लास्ट में यूनिट डिजिट 6 है, 6 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी संख्या क्या हो गई? सम हो गई। यदि मैं कहूं कि यहां तक बताइए 9 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये भी विषम हो गई। ठीक है, तो केवल इकाई अंक देखकर आप बता सकते हैं कि कोई संख्या सम है कि विषम है। चलिए आगे बढ़े। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है अभाज्य और अभाज्य। हम इंटीजर में ही पढ़ रहे हैं, याद रखिए सारा इंटीजर ही है, ये केवल इंटीजर ही। अभी आपके चैप्टर हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे शुरू करेंगे बाद में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से देखिए, बच्चे से बहुत कंफ्यूज होते हैं प्राइम नंबर को लेकर के। देखिए अभाज्य संख्या, हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य। अभाज्य संख्या एक वर्ड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूं तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से मतलब हम कह सकते हैं कि 2 इस 10 का एक गुणनखंड है। 2 इस 10 का गुणनखंड है, मतलब मैं लिख सकता हूं 2 10 का एक गुणनखंड है। मतलब 2 इज द फैक्टर ऑफ 10, हम कह सकते हैं 2 इज द फैक्टर ऑफ 10, मतलब 2 10 का एक गुणनखंड है, 5 भी। अब देखिए 2 किसकी संख्याओं से कटता है? 2 10 किसकी संख्या? 2 से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 10 से भी कट सकता है। मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं। क्या है जी? ये सारे फैक्टर्स हैं। मतलब 10 के 4 फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। मतलब 10 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, ध्यान रखिएगा। यदि मैं कहूं
कि अब गुणनखंड समझ में आया, फैक्टर समझ में आया। फैक्टर्स क्या होता है? जो संख्या किसी के टेबल में आती है तो उसका वही उसका फैक्टर्स कहलाती है। तो मैं आपको गुणनखंड बता दिया। अब आइए अभाज्य संख्या कंसेप्ट पे, जिनका केवल दो गुणनखंड, बस जिनका कुल दो गुणनखंड होगा, एक तो खुद संख्या होगी और एक होगा, बस और कुछ नहीं। बस अभाज्य संख्या है जिनका केवल दो गुणनखंड होगा, एक तो खुद वह संख्या होगी और एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है एक, बस और कुछ नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं 131 क्या अभाज्य संख्या है? 131 क्या अभाज्य, छोटा नंबर ले लेते हैं, मैं लेता हूं 13। क्या 13 क्या अभाज्य संख्या है? 13 को चेक करेंगे कि यह किसके किसके टेबल में आता है, इसका फैक्टर क्या है। तो 13 किसी के टेबल में नहीं आता, 13 केवल 13 के टेबल में आता है, मतलब यह 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। इसका मतलब कि यह एक अभाज्य संख्या है। क्लियर? मैं कहूं 5 एक के टेबल में आता है, 5 के टेबल में, इसका मतलब ये भी एक अभाज्य संख्या है। मैं कहूं 7 केवल 1 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है तो 7। मतलब मैं कहूं कि ऐसे नंबर्स या ऐसी संख्या जिनका केवल दो गुणनखंड हो सकता है, खुद एक संख्या और एक तो उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जरा चेक करिए, देखिए अभाज्य संख्या 2 हो सकती है, 3, शुरू से मैं बात करूं तो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 29, 31, 37, 41, 47, ठीक है, 43 भी होता है जी, 43, 47, ये 50 तक की ऐसी संख्याएं लिखी गई हैं जो आपकी ऑड नंबर है। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, एक बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में आप लगता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। जनरली जो प्राइम नंबर आप देखेंगे, पूरी जितनी भी दुनिया में प्राइम नंबर अवेलेबल है, ज्यादातर नहीं, सभी क्या है, सभी क्या है, विषम है। देख रहे हैं, सभी विषम, सभी विषम, सभी विषम, सभी विषम है, सभी विषम है। लेकिन 2 इज द ओनली वन प्राइम नंबर दैट इज द इवन नंबर। 2 जो है वो केवल पहला और आखिरी सम संख्या है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। तो याद, ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। 2 इज द स्मॉलेस्ट, मैं लिखूं यहां पे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, 2 द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। लेकिन 3 क्या है जी? 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। क्लियर हो गया जी? अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, प्राइम नंबर का कंसेप्ट आपको मैं समझा चुका हूं। क्लियर है? उसी तरह से एक वर्ड आता है सह अभाज्य संख्या। ये तो हो गई आपकी अभाज्य संख्या। अब देख लीजिए भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो ठीक इसका उल्टा, जिनके ये 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उनको भाज्य संख्या कहते हैं। जिनके 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उनको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं कहूँ 10 से कितने गुणनखंड होंगे जी? 10 1 से कटेगा, 10 2 से कटेगा, 10 5 से भी कटेगा और 10 तो 10 से कटेगा, तो इसके 4 गुणनखंड हो गए। इसका मतलब 10 क्या है? एक प्राइम नंबर ना होकर के एक भाज्य संख्या है। बस कंसेप्ट हो गया। अब जरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर में है, सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या कंसेप्ट देखिए, सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या देखिए, 2 या ऐसे नंबर्स जिनका HCF यानी मौसा 1 होता है, जिनका मौसा क्या हो? 1 हो, उनको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जिनका मौसा केवल 1 हो, सहअभाज्य संख्या होती हैं। फिर समझिए, जिनका मौसा 1 हो उनको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं कहूं एक नंबर है 5 और 10, ठीक है, इनका मौसा यदि आप निकालेंगे तो इसका मौसा क्या होगा? HCF 5 होगा। तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन मैं यहीं पे बदल दूं, 5 और 3 ले लूं, देखिए 5 और 3 का HCF क्या है जी? 5 और 3 का HCF क्या हो गया? 1 हो गया। यानी यह सहअभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या है, ऐसी कोई भी दो नंबर हो। अब ये इसमें मत करने जाइएगा कि ये इवन है, ऑड है, प्राइम है, कुछ भी नहीं, कोई भी। जैसे मैं लिखूं 10 और 17, देखिए ये दोनों सहअभाज्य संख्या है, इनका भी HCF 1 है।
इनका भी HCF क्या है, एक, इनको सअभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं। जैसे अब थोड़ा दो क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा गुणनखंड लिया हूं तो गुणनखंड का कुछ सवाल लेता हूं। जैसे मैं पूछूं क्या 31, 93 सहअभाज्य संख्या है। 31 और 93 सहअभाज्य संख्या पूछा है। मैं पूछा हूँ क्या 31 और 93 सहअभाज्य संख्या है, तो 31 का गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालेंगे कई तरीका है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के गुणनखंड आसानी से कैसे निकाल सकते। 31 एक प्राइम नंबर है जो केवल 1 से कटेगा और 31 से कटेगा, ठीक है। मतलब 31 को लिख सकते हैं 1 × 31, ठीक है। इसे दो गुणनखंड हो गए। 93 की बात करेंगे तो 93 3 के टेबल में आता है, ठीक है, और 31 तो 31 के टेबल में आता है। यानी 93 को लिखा जा सकता है 3 × 1 × 31 × ठीक है 3। क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब 93 की गुणनखंड ये हो गया और ये 31 का गुणनखंड हो गया। इन दोनों में कुछ कॉमन है, HCF का मतलब ही होता है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में 31 दिख रहे कॉमन है, इन दोनों में 31 क्या है, कॉमन है। मतलब इसका जो HCF निकला, इसका जो HCF निकला 31 निकला। इसका जो HCF है वो क्या है, 31 है। इसका मतलब 31 एंड 93 आर नॉट को प्राइम। को प्राइम का मतलब सअभाज्य संख्या नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का जो HCF एक आना चाहिए था, वो दोनों का HCF क्या है, 31 है। इसका मतलब यह सअभाज्य संख्या नहीं है, यानी 31 और 93 को प्राइम नंबर नहीं है। चलिए अब मैं कुछ आपको गुणनखंड निकालने का तरीका बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए। मैं कहूं 140 का गुणनखंड निकालिए, 156 का, ठीक है। जरा इनका गुणनखंड निकालिए। सबसे पहले छोटा नंबर है 140। अब देखिए इस तरह से गुणनखंड निकालने का तरीका थोड़ा ओल्ड है, आप निकाल सकते हैं। मेरा तरीका देखिए क्या है, मैं इस नंबर को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करने से चलता हूं और मल्टीप्लाई करके लिखता जाता है। जैसे ये 2 के टेबल में आता है तो 2 × 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा। मतलब जैसे देखिए 2 से 40, ये भी 2 से कटेगा 35 आएगा। अब ये 35 केवल 5 से के टेबल में आता है, 5 7 जो 35, 7 1 जो 7। अब इसी नंबर को लिख लिए 2 × 2 5 × 7, ठीक है। क्लियर, तो ये उसकी गुणनखंड निकल गए 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7। ये इसकी क्या निकल गया जी, गुणनखंड निकल गए 2 × 2 × 5 × 7। मतलब जो 140 है 1 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, 35 से भी डिविजिबल है, 70 से भी डिविजिबल, 140 से भी डिविजिबल है। क्लियर है, यानी 140 2 × 2 × 5 × 7। उसी तरह से 156 का आप चाहे तो निकाल सकते हैं, सभी का निकाल सकते हैं। आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप जो है कि इन नंबरों का आप गुणनखंड एक बार घर पे ट्राई करिएगा और फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक हमारा अगला टॉपिक होगा, आपको मैं बताऊंगा शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में, जो कि अब आपका यहाँ से जो मेरिट वाली क्लासेज हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये तो था आपका ओवरव्यू, जो मैं रिपीट किया हूँ। आपको सारी चीज़ें मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में बताया, ठीक है, कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको इवन ऑड बताया हूँ, फिर आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बताया हूँ। कल हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को किसी और फॉर्म में लिखना शुरू करेंगे और कल मैं आपको बताऊंगा 2 to the power m × 5 to the power n का कंसेप्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन। तब तक के लिए चलिए फिर से इन करते हैं सेशन को, और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। ये चैनल नया है हमारा, तो धन्यवाद।